Assalamualaikum student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग। कैश बुक हमारे पास चैप्टर था और लेक्चर हमारे पास है, ठीक है। और हमारे पास जिसे कहते हैं कैश बुक के आप लोगों ने पहले भी लेक्चर पढ़ चुके हैं और होप्स हो कि आपको मेरे लेक्चर जो है वो समझ आ रहे होंगे, ठीक है। सो आज हम लोग कैश बुक का एक और क्वेश्चन देखेंगे, उसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैश बुक में किस क्राइटेरिया पे हम लोगों को रिकॉर्डिंग करनी होती है, ठीक है। सो कैश बुक में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा है कि कैश बुक जो है हमारे पास सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है। वो ट्रांजेक्शन जो कैश से रिलेटेड नहीं है उनको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि अगर बाद में जैसे आपने कोई चीज़ बेची है और आपने बाद में रिसीविंग करनी है तो उसको जब रिसीव करना है तो वो डेफिनेटली रिकॉर्ड होगा। या आपने भी कोई चीज़ अगर उधार पर ख़रीदी है, बाद में पेमेंट करनी है तो डेफिनेटली बाद वाली पेमेंट, यानी जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको कुछ ना कुछ कैश दे रहे होंगे, ठीक है। सो तब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको कैश बुक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये कैश बुक का यूज़ होता है। इसलिए यूज़ होता है कि उनको काम करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर हमने कोई जनवरी में कोई माल बेचा है तो अगर वो उसकी पेमेंट मुझे मार्च में जाके या फरवरी में जाके मिलेगी तो मुझे कैलकुलेशन थोड़ी करना मुश्किल हो जाती है, ठीक है। मुझे अपनी बैलेंस शीट बनाना, कहाँ से कितने पैसे मिल रहे हैं, कहाँ से कितने पैसे नहीं मिले, तो वो क्या कर रहे होते हैं, फिर डेफिनेटली इशू हो जाता है। तो कैश बुक्स में ये हो जाता है कि सीधी सीधी काम है कि भाई जो कैश में आ गए हमारे पास उसको आप सीधा सीधा उसको रिकॉर्ड कर दो। उधार वाली चीज़ें हैं वो कभी मार्च में पेमेंट आ रही है, कभी अप्रैल में आ रही है, कभी 4 महीने के बाद पेमेंट रिसीव हो रही है, कभी 6 महीने के बाद पेमेंट रिसीव हो रही है। तो उसके बहुत सारे डिफरेंट क्या हैं, टाइमिंग हो सकते हैं। फिर जैसे ही कोई टाइमिंग मतलब पैसे आते हैं तो वो रिकॉर्डिंग करते हैं, बैलेंस शीट बनते हैं, डेटा जिसे कहते हैं रिवाइज हो रहा होता है, ठीक है। सो कैश बुक में बहुत सारी जिसे कहते हैं चीज़ें इस तरह की हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन कैश बुक में क्या है, कैश बुक में बहुत आसान चीज़ें कि भाई सीधी सी बात, जो कैश से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप जो है उनको अपने हिसाब से क्या कर लो, आप उनको रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। अलबत्ता ये है कि हमारे पास जो ये कैश बुक से रिलेटेड चीज़ें हैं कोई बहुत इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह तो इतना नहीं यूज़ कर रही होती, ठीक है, क्योंकि वो उनके पास ऑटोमेटिक सिस्टम्स लगे हुए होते हैं। प्लस हमारे पास बैंकिंग सिस्टम आया हुआ है, ठीक है। तो उसके थ्रू भी जिसे कहते हैं काफ़ी हेल्प मिल जाती है, कौन सी ट्रांजेक्शन्स कब हो रही है, कब आपको कैश मिला है, कब कैश आपको नहीं मिला, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो बड़ी आसान हो जाती हैं हमारे पास, ठीक है। सो हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस की तरफ इसकी, कि हमें कैश बुक में डेफिनेशन में किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। चलेंगे। सो कैश बुक है, ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कैश बुक जो है एक लेजर है, ठीक है। और ये डेट वाइज काम करते हैं। अकाउंटिंग में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप जिसे कहते हैं कि अगर आप डेट को यूज़ नहीं करते, ठीक है, किसी भी चीज़ को, वैसे भी अपनी लाइफ के अंदर अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो डेट आप ज़रूर लिखें, ठीक है। अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग में आपको डेट से बहुत सारी चीज़ों का जिसे कहते हैं गलती होने के चांसेस बच जाते हैं हमारे पास, ठीक है। सो ये हमारे पास कैश बुक में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इन्होंने कहा कि डेट वाइज काम करना है, ठीक है। सो डेट वाइज का मतलब ये है कि आपको जो चीज़ जिस दिन खरीदी गई है उसी दिन उसी को आप लोगों ने रिकॉर्ड करना है। अगर आज आपने मंडे वाले दिन चीज़ खरीदी है तो फिर डेफिनेटली आपको मंडे वाले दिन, यानी जो डेट है मंडे को, उसी दिन रिकॉर्डिंग करनी होगी। ट्यूसडे वाले दिन खरीदी है तो ट्यूसडे वाले दिन की डेट डालेंगे आप। ऐसा नहीं होगा कि चलो यार अभी ख़रीद लिया है, एक हफ्ते के बाद जाके रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो फिर आपके लिए क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है।
तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही चीज़ है कि आपने हमेशा इसको डेट वाइज काम करना है, और हमेशा इसमें डेफिनेशन में जैसे लिखा हुआ भी है कि कैश बुक इज़ अ लेजर शो द डेट वाइज रिसिप्ट एंड पेमेंट। जिस वक्त आपने पैसे दिए हैं, जिस वक्त आपने पैसे दिए हैं, दोनों की दोनों डेट्स हमारे पास क्या हैं, वो इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों की दोनों चीज़ें हमें क्या करनी है, इनको डेट वाइज लिखना लाजमी होता है। अगर आप डेट वाइज नहीं लिखेंगे तो फिर आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें क्या होगी, प्रॉब्लम आ सकती है हमारे पास से, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि आपने डेट वाइज काम करना है। सो डेफिनेशन को आगे पढ़ते हैं हम लोग कि कैश बुक इज अ लेजर show date wise receipt and payment records of the business. This is also called book of original entry. The cash book maintain track of all type of cash transaction। हर किस्म की जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो सारी ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि आपने जो काम किया कैश से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट वाइज कुछ अलग हो। एक ही डिपार्टमेंट में मोस्टली काम हो रहा होता है कि कैश बुक, और हमारे पास जो एक्यूरल बेसिस पे काम हो रहा होता है। हाँ, इसकी जो ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग हो रही होती है, ठीक है। कैश बुक के सिर्फ कैश बुक में, और एक्यूरल के हम लोग दूसरी जगह पे रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, और होप्स हो कि ये कैश बुक का जो चैप्टर है आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। सो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है। चलिए, सो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। मिस्टर इरफान है। मिस्टर इरफान मेंटेन कैश बुक ऑन मंथली बेसिस ऑन जून 1, 2015 को उसने कैश बुक बना रहा है मंथली बेसिस पे। कैश इन हैंड वॉज 28,000 एंड कैश एट बैंक वॉज 3,000 क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ये अच्छे से आप लोगों ने नोटिस कर लेना है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपका जो बैंक में पड़ा हुआ बैलेंस वो क्या है, क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर कंप्लीटेड, कुछ ट्रांजेक्शन्स जो है उसने कहा है कंप्लीट करी है। परचेज गुड्स करे हैं उसने कैश पर 2,000 रुपये के, और फिर गुड्स सोल्ड उसने कर दिए हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या है, इसके क्वेश्चन था परचेज गुड्स टू अहमद एंड रिसीव अ चेक 26,000 आफ्टर allowing 1,200 discount and deposit into check in the bank। फिर पेमेंट उसने कर दी है कि 15,300 की, मेड टू सप्लायर अगेंस्ट अकाउंट्स पेबल ऑफ 16,000 बाई वेलिंग डिस्काउंट। आपने खरीदा कितने का था, 16,000 का, पेमेंट उसको कितनी कर रहे हैं, 15,300 की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा उसने कोई ना कोई डिस्काउंट हासिल कर लिया हो, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट इसमें क्या है कि जब हम लोग काम करेंगे, कंपनी का नाम लिख देते हैं हम लोग कि कंपनी ने हमारे पास जो नाम है वो किस नाम से है, भाई मिस्टर इरफान के नाम से। कैश बुक लिख लें। अच्छा, 3 कॉलम कैश बुक भी लिख सकते हैं फॉर द मंथ जून। हमारे पास 15 था तो जून हम लोगों ने 2015 इस तरह लिख दिया, ठीक है। सो हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स में मेरे पास सबसे पहले डेट का कॉलम होता है। डेट जो ट्रांजैक्शन जिस वक्त हुई है वो उसी वक्त आप लोगों ने उसकी डेट लिखनी होगी। पर्टिकुलर में चलते हैं, तो पर्टिकुलर में हमारे पास जो भी डिटेल होती है वो लिखते हैं। फिर पीआर आ जाता है, फिर हमारे पास कॉलम आ जाता है सेल्स डिस्काउंट का, और फिर मेरे पास कॉलम किसका आ जाता है, कैश का। फिर मेरे पास आ जाता है बैंक का। अच्छा, सेम जो हमारा इस तरफ कॉलम्स हैं, सेम दूसरी तरफ भी वो कॉलम्स बनेंगे। ये मेरे पास साइड क्या कहलाएगी, रिसिप्ट साइड कहलाएगी। ये मेरे पास कौन सी कहलाएगी, पेमेंट साइड कहलाएगी, ठीक है। ये कौन सी कहलाएगी, मेरे पास रिसिप्ट साइड कहलाएगी। ये मेरे पास कौन सी कहलाएगी, पेमेंट साइड कहलाएगी, ठीक है।
सो सेम जो इस तरफ कॉलम्स बन रहे हैं हमारे पास और जो इस तरफ कॉलम्स बन रहे हैं, दोनों कॉलम्स हम लोग सेम उसी जिसे कहते हैं सेम उस पर रखेंगे, ठीक है। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आ जाता है, फ़र्क यहाँ पे आ जाता है कि ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या होता है, सेल डिस्काउंट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ होता है, परचेज डिस्काउंट हमारे पास लिखा हुआ होता है, ठीक है। सो हम कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि उसने भाई कैश उसका मेंटेन कर रहा है कैश बुक और कैश इन हैंड, यानी अब देखें हम लोग लिखेंगे कहाँ के रिसीविंग साइड पे, ठीक है। रिसीविंग साइड पे हम लोग लिखेंगे कैश कि भाई मेरे पास जो कैश है, देख रहे हैं बैलेंस BD के पहले से उसके पास, देखें जब वो कहता है इन्वेस्टमेंट तो फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, कैपिटल लिखते हैं। अब अगर उसने कहा है कि उसकी पहले से पड़ा हुआ है कैश, तो इसका मतलब बैलेंस क्या आ जाएगा, बैलेंस BD आ जाएगा हमारे पास से, ठीक है। अगर वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिख देता, कैपिटल यहाँ पे लिख देता, ठीक है। अच्छा, कितना भाई उसके पास हाथ पैसे थे उसके पास 28,000, तो मैंने लिख दिया 28,000 कैश में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उसने कहा कि कैश एट बैंक वॉस 3,000 क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, 3,000 क्रेडिट बैलेंस यानी इसका मतलब ये है कि हमारा जो अकाउंट है वो क्या है, माइनस में है, यानी हमने एक तरह से माइनस में है, यानी हमने एक तरह से क्या देना है, इसको पेमेंट करनी है बैंक को, ठीक है। या कहीं पे हमने क्या करनी है, पेमेंट करनी है, यानी बैंक में हमारे पास क्या है, हमारा अकाउंट एक तरह से माइनस में है, हमारा नुकसान हुआ है, कितने का, 3,000 रुपये का, ठीक है। तो ये देख रहे हैं बैलेंस BD जून 1 कितना लिख दिए यहाँ पर, 3,000 इस तरह इसने लिख दिया है, ठीक है। सो ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या करा, इसके जितने भी बैलेंसेस थे वो हम लोगों ने इस तरह इसको लिख लिया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि भाई परचेज गुड्स ऑन कैश, कैश पे परचेज किए हैं कुछ चीज़ें, गुड्स कह लें, स्टॉक कह लें, मर्चेंडाइज कह लें, तीनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है हमारे पास, ठीक है। कुछ भी कह सकते हैं, परचेज मर्चेंडाइज, गुड्स, स्टॉक, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि इसने परचेज गुड्स का है, तो मैंने देखिए लिखा क्या है यहाँ पर परचेज, लेकिन यहाँ पर अगर क्या देता परचेज इक्विपमेंट, तो फिर जब आप कोई पर्टिकुलर चीज़ ले रहे हैं, ठीक है, यानी आप पर्टिकुलर कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आप उस पर्टिकुलर चीज़ का नाम ही लिखेंगे, ठीक है। आप उसका नाम मेंशन करेंगे कि भाई आपने क्या खरीदा है। और अगर आपके पास नॉर्मल है यानी गुड्स है, और क्या नाम है इसके अलावा आप जिसे कहते हैं हमारे पास कोई स्टॉक है, मर्चेंडाइज है, तो फिर आप उसकी जगह परचेज का ही वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। सो कितने का इसने ख़रीदा था भाई, इसने ख़रीदा था 20,000 का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20,000। कैश में ख़रीदा था तो कैश में मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर 20,000 लिख दिया। किस डेट को, जून की 4 तारीख को। क्लियर हो गई बात। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है भाई कि गुड्स सोल्ड करा है, गुड्स सोल्ड टू अहमद, अहमद को बेचा है, एंड रिसीव अ चेक, और उससे 26,000 रुपये का जिसे कहते हैं चेक रिसीव कर लिया है, ठीक है। आफ्टर अलाउंग 1200 डिस्काउंट, बेचा कितने का होगा, कहीं उसने 27,000 या कितने का भी 28,000 का भी बेचा है इसने, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि पैसे जो हम रिसीव कर रहे हैं वो रिसीव तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कितने का, वो हम लोग रिसीव कर रहे हैं 1200 की डिस्काउंट के बाद। तो अब जाहिर सी बात है हमने रिसीव करा है, ये हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड होती है ये रिसीविंग साइड होती है, राइट हैंड साइड जो होती है वो मेरे पास क्या आती है, पेमेंट साइड होती है हमारे पास से, ठीक है। सो ये हम लोगों ने इस तरह इसको, जो रिसीविंग साइड है गुड्स सोल्ड टू अहमद, अहमद को बेचे थे तो हमें जाहिर सी बात है पैसे आ जाएंगे। किस डेट की बात है जी, ये हमारे पास डेट चल रही है जून 9, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, जून 9, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, सेल, ठीक है कि। अच्छा, अब इसने देखें 1200 तो लिख दिए डिस्काउंट में, अब इसने यहाँ पे क्या था, गुड्स सोल्ड टू अहमद एंड रिसीव अ चेक, अगर तो ये यहाँ तक होता आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है,
तो फिर ये जो 26,000 है ये मैं कैश में ही लिखता, लेकिन अभी इसने साथ में आगे एक लाइन लिख दी एंड डिपॉजिट द चेक इन द बैंक। अगर ये सेम ट्रांजैक्शन इसी लाइन में कंटिन्यू कह रहा है तो फिर आप कहाँ लिखोगे उसे, बैंक में लिखोगे। ठीक है, समझ आ रही बात। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। मैंने ये कहा कि अगर तो ये यहाँ तक अगर बात करता है क्या, गुड्स सोल्ड टू अहमद एंड रिसीव अ चेक फॉर 26,000 आफ्टर अलाउंग 1200, ठीक है, डिस्काउंट, तो फिर तो 1200 डिस्काउंट में आ जाता, 26,000 कहाँ आ जाता मेरे पास, कैश में आ जाता। लेकिन इसने अगली ही लाइन में इसने क्या कहा, एंड डिपॉजिट द चेक इन दी बैंक, और बैंक में क्या कर दिया है, चेक डिपॉजिट करवा दिया है। सो उसी डेट को जब हम लोगों ने काम कर दिया तो ये मैंने इसी तरीके से 26,000 रुपये कहाँ लिख दिया, बैंक में ही लिख दिया। क्लियर होगी बात। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है 11 तारीख। 11 तारीख को क्या करा भाई इसने, पेमेंट 15,300 मेड टू सप्लायर अगेंस्ट अकाउंट्स पेबल ऑफ 16,000, देखें बाय अवेलिंग डिस्काउंट। अब आपने सप्लायर से कोई जाहिर सी बात है माल ख़रीदा होगा, तो जब आप लोगों ने माल ख़रीदा होगा आपने कुछ हो सकता है उसे कैश में पेमेंट कर दी हो, कुछ आपने क्या करा हो उससे उधार कर लिया हो। तो हमारे पास क्या आ गया, उसने कहा कि आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो किसको, सप्लायर को कर रहे हो। अच्छा, पेमेंट कितनी करी है, पेमेंट करी है 15,300, जबकि पेमेंट करनी कितनी चाहिए थी, 16,000। ठीक है, तो आपने कितनी करनी थी, 16,000, पेमेंट कितनी करी है आपने, 15,300 की। ठीक है, सो हमारे पास क्या हुआ कि पेमेंट करनी है तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड पे आना पड़ेगा आपको। राइट हैंड साइड पे क्या कर लिया आपने, पेमेंट साइड पर आ गए। ये देख रहे हैं किस डेट की बात है, 11 तारीख, तो मैंने यहाँ पे डेट भी क्या लिख दी 11, साथ में क्या लिख दिया मैंने, अकाउंट्स पे। ठीक है, हो गई जी। अब देखिए अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि 16,000 में से 15,300 पेमेंट करी, तो इसका मतलब 700 का क्या हो गया, इसका डिस्काउंट हो गया, 700 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ये देख रहे हैं 700। तो आपने जो पेमेंट करी, ठीक है, वो पेमेंट कितनी करी, 15,300 की, लेकिन साथ में 700 का क्या आ गया था आपके पास, डिस्काउंट भी आ गया था। ठीक है, ये मेरे पास 11 जून को अकाउंट्स पेपर आ गया। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट है कि विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक बाय इरफान फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, अच्छा अब ये क्या कह रहा है कि भाई उसने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं तो वो सिर्फ एक तरफ ही लिखे जाते हैं। ठीक है, अगर तो ये कहते कि भाई हमने पैसे निकाले हैं, लेकिन वो किस लिए निकाले हैं, कंपनी के काम के लिए निकाले हैं, कोई ऑफिस यूज़ के काम के लिए हमने पैसे निकाले, तो तब तो हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग दोनों तरफ इसका जिसे कहते हैं रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इसने क्या कहा, फ़िलहाल इसने ये कहा कि भाई हमने जो पैसे निकाले हैं 2,500, वो किस लिए निकाले हैं, पर्सनल यूज़ के लिए, तो हमने जिसे कहते हैं पर्सनल यूज़ कर लिया। क्लियर हो गई बात। तो पर्सनल यूज़ के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपल मैंने क्या लिख दिया कि ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग आ गई 16 तारीख को 2,500 की, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जून 16, साथ में लिख दिया ड्राइंग, और कितना 2,500। ठीक है, कहाँ से निकाले थे इसने, देखिए विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, तो मैंने इसलिए लिखा कहाँ उसे, बैंक में लिखा कि भाई बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर रखेंगे। ये पेमेंट साइड तो है, पेमेंट साइड मतलब क्या है कि देखें जब हम बैंक में जमा कराते हैं तो इधर ही लिखते हैं, जब रिसीव हो जाते हैं तो फिर इस तरफ लिखते हैं। तो जब आपने यहाँ से बैंक से निकालने हैं, जब जमा करवाने तो इधर ही रिकॉर्ड करते हैं ना हम लोग, तो जाहिर सी बात है जब विड्रॉ करवाएंगे तब भी इधर ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जून 16, और साथ में क्या लिख दिया, ड्राइंग, और ड्राइंग में कितना 2500। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या है, जून 23 पेड स्टाफ सैलरी फॉर द मंथ 12,000। अच्छा, यहाँ पर डेफिनेटली आप इस चीज़ को ज़रा अच्छे से नोटिस करें कि स्टाफ की सैलरी है तो स्टाफ की सैलरी कभी उधार नहीं कर सकते ना। मतलब अगर किसी शख्स ने भाई काम किया 1 महीना तो आप बोलो 2 महीने के बाद आना सैलरी लेने के लिए, ऐसा तो नहीं कर सकते। लेबर है, लेबर का तो क्या है कि आपने जब आपने काम किया
तो काम करने के बाद जिसे कहते हैं आपने उसको फ़ौरन ही आपने यानी उसके महीना कंप्लीट होने के बाद आप क्या कर दोगे, उसको पेमेंट कर दोगे हमारे पास से, ठीक है। सो हमने क्या करा, जून 23 को 12,000 रुपये क्या थी उसकी सैलरीज थी, तो जाहिर सी बात है रिसीविंग साइड है और ये क्या है, पेमेंट साइड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सैलरीज एक्सपेंस और साथ में क्या करा इसने, जाहिर सी बात है मैंने कहा कि कैश के थ्रू ही पेमेंट होगी, उधार तो हो नहीं सकता, ये मैंने इसको यहाँ पे कैश लिख दिया। अच्छा, फिर क्या है, कैश सेल्स डिपॉजिट इनटू बैंक, इसने कोई कैश सेल्स करी है, किस डेट की बात है, जो हमारे पास जून 27, तो डेट में आगे देख लें जून 27 सेल की इसने, ठीक है। लेकिन सेल देखें इसने की है, तो सेल करने के साथ इसने कहा डिपॉजिट इनटू बैंक। ये जब सेम कहता है ना, सेम मतलब ये कंटिन्यू, अगर तो कुछ और अगर कहता है ना हम लोग, जब डिपॉजिटिंग की बनाते हैं तो वो अलग डबल बनती है, कॉन्ट्रा बनती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सिंगल ही हमारे पास बनेगी, यानी कैश सेल, और कैश सेल हुई है लेकिन वो डिपॉजिट करा दिया है, इसने डायरेक्ट बैंक में करा दिया। तो देख रहे हैं सेल और वो अमाउंट कहाँ लिख दी, इसने डायरेक्ट बैंक में लिख दी है। क्लियर होगी बात? ओके जी। फिर हमारे पास विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ये देखिए यहाँ पर क्या था, पर्सनल यूज़, और यहाँ पे क्या था मेरे पास, ऑफिस यूज़। तो दोनों में क्या है, थोड़ा फ़र्क है। अब देखते हैं कि दोनों में कैसे बनेगी। अब देखिए जब हम विड्रॉ कराएंगे तो यहाँ से कैश लिखेंगे कि भाई मैं कैश जो है वो निकालना चाह रहा हूँ, कहाँ से, बैंक से। अगर डिपॉजिट करवाना होता तो क्या लिखता है, यहाँ मैं लिखता बैंक, और यहाँ पे क्या लिखता, कैश, यानी बैंक में जाके कैश डिपॉजिट कराना। लेकिन अब क्या हो गया, अब थोड़ा चेंज है। क्या क्या चेंज है भाई, हमने कैश निकालना है, कहाँ से निकालना है, बैंक से। देख रहे हैं, कैश निकालना है, और निकालना कहाँ से हम लोगों ने, वो बैंक से निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिसीव कैसे होंगे कि भाई हमने बैंक से पैसा निकाला है, और वो निकाला किस सूरत में, हम लोगों ने कैश की सूरत में हमने पैसा निकाल दिए। बैंक से पैसा निकाला कहाँ, किस सूरत में, कैश की सूरत में, ठीक है। इसी तरीके से इसको सम कर लेंगे, 53,000 और 43,000 हमने प्लस कर लिया, और यहाँ पर आ गया 47,300, और हमारे पास कितना आ गया, 30,500 आ गया, ठीक है। सो हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास कैश की पेमेंट है, कैश में से हम लोग कैश को माइनस कर देंगे कि भाई कितना कैश हमारा यूज़ हुआ है, पैसे इतने पड़े हुए थे, इतनी हम लोगों ने पेमेंट कर दी। इसी तरीके से बैंक है, तो बैंक में मेरे पास 43 पड़े हुए थे, और मैंने पेमेंट कितनी कर दी यहाँ पर, समथिंग 30,500 की, ठीक है। दोनों तरफ हम लोग इसी तरीके से 53,000 और 43,000, दूसरी तरफ भी 53,000 और 43,000, जो भी हमारे पास बचता है, ठीक है, यानी 5700 कैश की सूरत में बच गया, वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी सीडी से क्या बन जाएगा, वो बीडी, यानी जून से क्या कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, जुलाई में। और इसी तरीके से 12,500, तो ये यहाँ पर इस तरह बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट कि आपको मेरा ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, ठीक है, और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।